हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने प्री डिग्री एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अभी हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के सीक्वेंस को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। एनसीईआरटी में सब कुछ इधर उधर दिया है, उसको हम लोग काफी अच्छे से अरेंज करके क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और आप यकीन मानिए, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का गो थ्रू हो जाएगा और आपको ये चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा नीट के लिए। ओके, तो आपको बता दूं सबसे पहले तो आप जो यूनिट स्टार्ट हुआ वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम गिवन है। क्योंकि इस चैप्टर से साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से वो आप साइंटिस्ट का नेम जरूर कंप्लीट करेंगे। वैसे भी ये चैप्टर के अंदर हम लोग वो सारे साइंटिस्ट के नेम डिस्कस कर लेंगे। ओके, और इसके अलावा एनसीईआरटी के जो चैप्टर शुरू होता है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है, जिसमें पूछा जाता है कि आपको आश्चर्य होता है कि एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को जन्म देता है, किसी और एनिमल को क्यों नहीं? मैंगो सीड से मैंगो प्लांट बनता है, कोई अदर प्लांट क्यों नहीं बनता है? ऐसे ही सिबलिंग सेम डिफरेंट आइडेंटिकल होते हैं, इन सब के पीछे क्या रीजन है? तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सबको डील किया जाता है। एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग जेनेटिक्स। तो इन सब चीजों का आंसर पता किया जा रहा था। उसी में ये आंसर आया कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे जो आंसर हिडन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन को थोड़ा बहुत बताया गया है कि ए सेक्सुअल सेक्सुअल कैसे एक दूसरे से अलग है, लेकिन हमारे लिए जो चैप्टर का बेस तैयार करता है बच्चों वो ये है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफर होता है बच्चों? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है बच्चों कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में जाता है। ये जो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, और जो डिग्री ऑफ चेंज आता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन आपको पढ़ाया गया है, फर्दर डिवाइडेड है सोमेटिक और जर्मिनल में, जहां पे आपको बताया गया था कि जर्मिनल वेरिएशन जो होता है यानी कि जर्म सेल से जो वेरिएशन होता है वही इनहेरिटेबल होता है। और साथ में आपको बताया गया है होगा ये भी कि जर्मिनल वेरिएशन में कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन का जो सोर्स है बच्चों वो इवोल्यूशन है, वो आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, और बाकी जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है उसका सोर्स है बच्चों म्यूटेशन। तो ये हम लोग एमबीआई के अंदर देखेंगे म्यूटेशन को अलग से। तो बाकी ये जो प्रोसेस ऑफ गेन होता है कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी को जाता है, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये तीन टर्म आप याद रखेंगे। अब एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले बच्चों? तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हेरिडिटी को, और हेरिडिटी के अंदर हम लोग क्या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को पढ़ते हैं। तो यही जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी है ना बच्चों, ये जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा मेजर रोल है फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है मेंडल का। तो एक मेंडेलियन जेनेटिक्स आया। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स के पहले जो लोग सोचते थे वो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर वो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। हाँ, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमें एलेलिक इंटरेक्शन, जहाँ पे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म हम लोग पढ़ेंगे। और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में बच्चों हम लोग एक और पार्ट आता है वो है नॉन एलेलिक। ये आप देख पा रहे होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच में जो शेयरिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, जहाँ पे पॉलीजेनिक और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं हर एक चीज आपको आपके नोट से मैच करता हुआ सब कुछ बताऊंगा जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप बिल्कुल ध्यान रखें और काफी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को एक बार जरूर देख लें। ओके, तो आपको बता देता हूं मैं कि जेनेटिक्स ये सब कुछ शुरू करने के बाद हमारे पास कुछ जेनेटिकल टर्म आपको पढ़ाए गए होंगे। ओके, जहाँ पे आपको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन के बारे में बताया गया होगा। क्रोमोसोम में बताया गया होगा कि कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन मटेरियल का। डीएनए जो है बच्चों केमिकल बेसिस है हेरिडिटी का। वैसे ही जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखाया गया होगा कि ऑल डीएनए आर नॉट जीन, जीन इज ओनली द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये डीएनए है तो इसमें जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सब जीन को कैरी नहीं करते हैं। जो उसमें से पार्टिकुलर फंक्शनल सेगमेंट होता है जो किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग बोलते हैं। यानी कि पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं होता है बच्चों, केवल एक छोटा सा सेगमेंट और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही जीन होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल डीएनए आर नॉट जीन, जीन इज ओनली द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, और बाकी टर्म हमने पढ़े होंगे वहां पे, जितने भी टर्म की होमोजाइगस क्या होता है बच्चों, हेटेरोजाइगस क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कवर कर पाएंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, जब प्लांट के पास टू डिफरेंट एलिल्स होता है बच्चों जीन के लिए, ओके,
टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन देन इट इज कॉल्ड। सबसे पहले आपको एलील बता देता हूँ। एलील्स आर व्हाट? एलील्स आर डिसिमिलर फॉर्म ऑफ अ जीन दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बच्चों रहा हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, ये हमारे पास एलील हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आइदर सिमिलर और डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ए जीन हो गए जो सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रहा बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम, उस पे मिलता है। फिर बोला है टू डिफरेंट एलील है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा बच्चों हेट्रोजाइगस। अगर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी होगा तो ये बच्चों हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। एक और एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं, जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर होता है, जो गेमेट्स के अंदर मिलता है हेट्रोगेमेटिक सेक्स के अंदर, वो है XY। ओके, तो ये कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि मेल के अंदर ज्यादा होता है ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन। ये कहानी आपको आनी चाहिए। अब टर्म जेनेटिक्स ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, फिर भी आप याद रखें कि ये वेटसन ने दिया था ये टर्म। ओके, फिर आते हैं बच्चों दो एलिलिक जीन जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। अगेन हमने डिस्कस किया ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये देख रहे हैं ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 2। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल है, उसमें दो आइडेंटिकल मेंबर है ऑफ अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर। अब यहाँ पे आइडेंटिकल मेंबर है जेनेटिक फैक्टर का। फैक्टर ये टर्म मेंडल ने दिया था, ये भी आपको यूनिट के स्टार्टिंग में गिवन है। ओके, वही है बच्चों हमारे पास एलील। तो ये सिमिलर पेयर और आइडेंटिकल मेंबर लिख के दे तो आपको आंसर करना है ये होमोजाइगस। ओके, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो पूरे आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों मेंडेलियन जो भी प्रिंसिपल और जेनेटिक्स था उसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेंडल का जेनेटिक्स है बच्चों, जेनेटिक्स है डिप्लॉयड का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है बच्चों, वो है डोमिनेंट जीन, अनमोडिफाइड और वाइल्ड जीन। तो आपको बता देता हूं डोमिनेंट, अनमोडिफाइड और वाइल्ड जीन ये एक ही नेम है, यानी कि यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ओके, और ये जो एंजाइम बनेगा वो फंक्शनल होगा, जिससे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होगा। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ओरिजिनल फिनोटाइप बनता है। ओके, और रिसेसिव में क्या होता है, प्रोटीन जो एंजाइम बनाता है वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है और नो एंजाइम एट ऑल, यानी कि एंजाइम बनता ही नहीं है। वैसे केस में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, इसको काफी अच्छे से डोमिनेंट एलील और रिसेसिव, मॉडिफाइड और म्यूटेंट एलील को आप समझने का कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस हमें जानने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं कि मेंडल ने जो कुछ भी स्टडी किया था उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं जेनेटिकल टर्म्स के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आप देखें यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा जेनेटिकल टर्म्स के बाद मेंडल वाला, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए मेंडल ने जेनेटिक्स किस पे है, तो वो है जेनेटिक्स ऑफ डिप्लॉयड। ओके, यानी कि हैप्लॉयड पे ये मेंडल का जेनेटिक्स नहीं फॉलो होता है। उसके पहले आप जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी चीजें भी आपको बताई गई थी, वो भी ध्यान रखेंगे। फिनोकॉपी भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस, ये जितने भी टर्म मैंने बताए हैं आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें नोट से, जिससे कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब मेंडल का जेनेटिक्स शुरू होने से पहले भी हम लोग को पता होना चाहिए ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। ओके, तो ट्रू ब्रीडिंग एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये ऐसा होता है जिसमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ रहता है ओवर जनरेशन, जो कि स्टेबल इनहेरिटेबल ट्रेट एक्सप्रेस करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग भी आपको बता दिया गया है। पूनेट स्क्वायर के बारे में गिवन है, ये सारी चीजें। बाकी बैक क्रॉस हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो सब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मेंडल से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेंडल ने कौन सा टेक्निक यूज किया था उससे। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इमेस्कुलेशन। आपको क्या स्पेशल बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो भाई जो फ्लावर होना चाहिए ना, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम में दे देगा कि भाई बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल होगा तो इमेस्कुलेशन का जरूरत ही नहीं है, तो ये बाइसेक्सुअल। और आपको पता है मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था वो बाइसेक्सुअल था। ओके, तो ये आपको सब कुछ मैं क्लियर करूंगा बच्चों क्वेश्चन के थ्रू, एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। तो आप जरूर ध्यान से इसको देखें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इमेस्कुलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पी पॉड वेयर चूजन बाय मेंडल। तो देखो बच्चों, आपको एक क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे बच्चों। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था।
और कितने ट्रेड्स लिए थे, तो 14 ट्रेड्स लिए थे। ओके, तो आपको बताता हूँ मेंडल और थालाफरे रीजन का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो कनेक्शन ये था बच्चों, मैंने बताया था आपको कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। ओके, मेंडल ने 14 ट्रेड्स मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। ओके, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए थे। ऐसे ही इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, उसका भी जो ड्यूरेशन था वो 7 ईयर का था। और साथ ही जो उन्होंने पी प्लांट लिया था उसमें क्रोमोसोम के अंदर भी जो हैप्लॉइड नंबर था बच्चों वो भी 7 था। ओके, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बात ये है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि पी पॉड के कितने कैरेक्टर लिए थे, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पॉड शेप के बारे में बताया था और दूसरी बात इन्होंने बताई थी पॉड कलर के बारे में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर चूज किए थे और किसका क्या डोमिनेंट था, किसका क्या रिसेसिव था। ओके, तो आपको बता देता हूं बच्चों, शेप ऑफ पॉड, ये क्वेश्चन हर बार बच्चे गलत करते हैं। एनसीईआरटी में इन्फ्लेटेड दिया है। ओके, और इसी का मतलब बच्चों फूल भी होता है और रिसेसिव वाला होता है बच्चों कंस्ट्रिक्टेड। ओके, तो ये हो गया आपका। ऐसे ही आपसे पॉड कलर में बोला जाएगा, तो पॉड कलर में ग्रीन और येलो याद रखना है। ओके, और अभी आपको मैंने बताया था कलर ऑफ कोटिलिडन, ये सारी चीजें वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग मेंडल कैरेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जितने भी फीचर दिए गए हैं ये पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप गलत कर देते हैं, एक और क्वेश्चन हुआ है बच्चों सीड कलर में डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसको याद करने के लिए। सीड क्या है बच्चों, इंड प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का। ओके, और इसमें जब मान लेते हैं कि फ्रूट बन जाता है, सीड बन जाता है, तो मैंगो को एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग चल रहे हैं तो येलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो उससे आप याद रखेंगे कि ये इंड प्रोडक्ट है, तो मैंगो भी पकने के बाद यानी कि वो उसका इंड है फ्लावरिंग फ्रूटिंग, तो उस बार भी वो कैसा हो जाता है येलो। तो याद रखेंगे सीड कलर में डोमिनेंट क्या है बच्चों, येलो, और ये ग्रीन। तो अगर ये याद रहेगा तो आप पॉड कलर में भी गलती नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में यही नहीं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कलर से रिलेटेड कितने थे, शेप से रिलेटेड कितने थे, कितने कैरेक्टर पेयर में थे, कितने पेयर में नहीं थे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बच्चों, इसका तो आंसर 2 हो जाएगा, पॉड से पॉड कलर। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जो पॉड कलर है और साथ में जो फ्रूट कलर है बच्चों, पॉड कलर और फ्रूट कलर ये सेम सेम है, सेम सेम। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, ऐसे ही आपको एक और चीज ध्यान रखना है, सीड कलर और कलर ऑफ कोटिलिडन ये दोनों बच्चों सेम है। तो एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये जितने भी पॉइंट हमारे पास गिवन है ये सबका हमें मतलब आना चाहिए। अब एग्जाम में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडल कैरेक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मेंडल हैव नॉट चूजन, ऐसे करके आपको अलग अलग लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो यह ध्यान रखेंगे। अगला दिया गया बच्चों कि जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है तो इमेस्कुलेशन कहाँ करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इसको फीमेल आंसर कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों, इमेस्कुलेशन तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये मेस्कुलेशन से याद रखना है, ये मेल पार्ट को रिमूव किया जाता है। ओके, यानी कि एंथर का रिमूवल किया जाता है। ओके, मेल पार्ट रिमूव यानी कि एंथर को रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल में इमेस्कुलेशन का नो रिक्वायरमेंट होता है बच्चों। तो इस ऑप्शन को देखेंगे, आंसर हो जाएगा 4th। ओके, आप जल्दबाजी में मेल आंसर कर सकते हैं, फीमेल आंसर कर सकते हैं, बट आपको सोचना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना है कि यूनिसेक्सुअल है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन देके भी आपसे गलत करा लिया जाएगा, फिर आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब ये मेंडल टेक्निक से भी रिलेटेड हो गया। अब मेंडल का जो कुछ भी वर्क था उससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं बच्चों। तो मेंडल ने जो कुछ भी काम किया था, ओके, उससे रिलेटेड बातें करें तो मेंडल के भी जो भी वर्क था, कंट्रीब्यूशन था, पूरा मेंडल का हिस्ट्री हम लोग बहुत आसानी से 7 और 34 को अल्टरनेटिवली ऐड करके पता कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे। ओके, हम सभी लोग जानते हैं कि मेंडल का जन्म जो हुआ था वो 22, 7 और 1822 में हुआ था। ये तो क्लियर है आपको। अब मैंने बोला कि 7 और 34, तो 7 आ ही चुका है, अब 34 हम लोग ऐड करते हैं। तो ये आ गया बच्चों इनका एक्सपेरिमेंटल ईयर, दिस इज हिज एक्सपेरिमेंटल ईयर। अब 34 हमने ऐड किया, अब 7 का टर्न है। अब आ गया बच्चों 1863। Okay, so this 1856 to 1863 is his experimental year। ये भी आसान हो गया। अब किसका बारी है बच्चों,
अब इनका जो वर्क इन्होंने किया उसको पब्लिश किया, पब्लिश करने में इनको 2-3 साल लग गए। अब क्यों इतना टाइम लगा भाई इनके वर्क को ये सारी चीजें करने में? तो उस समय उतना सब कुछ था नहीं, रिकॉग्निशन भी इनके वर्क को नहीं मिल रहा था, इन सब रीजन की वजह से। तो कभी कभी 1866 दे देता है और 1865 भी दे देता है, तो ये दोनों ईयर आपको ध्यान रखने हैं। ये इनका वर्क पब्लिश होने का ईयर था बच्चों। ओके, इस टाइम इनका वर्क पब्लिश हुआ था। अब फिर बारी है 34 का, तो आपको मिल जाएगा 1900 ईयर, जहां पे मेंडल के वर्क को बच्चों रीडिस्कवर किया गया था। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ओके, मेन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस होने का जो बच्चों मेन रीजन था वो क्या था? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, एक पीडिग्री रिकॉर्ड को छोड़ के। पी प्लांट भी अच्छा सिलेक्शन था इनका। ओके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इन्होंने किया था। लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है बच्चों इन सब में क्या है, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये उतना ज्यादा इनके सक्सेस के लिए क्रेडिट नहीं जाता है। मेन जाता है बच्चों इन्होंने 1 और 2 कैरेक्टर को एक टाइम पे पढ़ा था, जिससे वेरिएबिलिटी आया, चीजों को इन्होंने रिलेट किया और वेरिएशन को देखा और समझ पाए। तो ये था इनका मेन रीजन इनके सक्सेस का। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि मेंडल ने कैसे कैसे ट्रेट लिए थे? तो इन्होंने भाई सारे के सारे ऑटोसोमल ट्रेट लिए थे। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। इन्होंने पी प्लांट को बहुत सारे जनरेशन तक स्टडी किया और इन्होंने F1 को लाया था क्रॉस पॉलिनेशन से, लेकिन F2, F3, F4 को कैसे लेके आए थे? ये वो लाए थे इन्होंने सेल्फिंग से। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा है एनसीईआरटी में भी गिवन है बच्चों, पी प्लांट सुटेबल क्यों है स्टडी के लिए? क्योंकि इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी है, वेरी गुड, सेल्फ पॉलिनेशन भी है, बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है, और प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द एबव। तो हमने सारी चीजें देख ली हैं कि क्या रीजन है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने का, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, क्या क्या इन्होंने स्टेप यूज किए थे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो मेंडल का पूरा कहानी था, जो पूरा जेनेटिक्स का जान है बच्चों, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अब हम लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैं आइडिया दे देता हूं, फिर हम लोग शुरू करते हैं ताकि रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाए। तो देखो बच्चों, ये बेसिक क्रॉस है, आप सबको पता है। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न हम लोग देखते हैं। और मेंडल ने क्या लिया था बच्चों? तो इन्होंने पेरेंट लिया था जो कि ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन था। तो ये रहा ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन। यहाँ से मिला था बच्चों F1, तो इन्होंने क्रॉसिंग किया, अब इनको मिल गया बच्चों F1। अब F1 का इन्होंने क्या किया? सेल्फिंग, मतलब सेम के साथ एक क्रॉस हो गया। अब इनको मिला F2, जहां पे हम लोग को ध्यान रखना है बच्चों बस एक ही चीज, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। तो क्या क्या यहाँ से मिलेगा? कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? तो ये एक बार आएगा बच्चों, ये 2 बार आएगा और ये 1 बार आएगा। लेकिन आपको पता है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट एलील जब होता है तो खुद को एक्सप्रेस करता है। तो ये फिनोटाइप हो जाएगा बच्चों 3:1, यानी कि 3 टॉल होंगे और 1 डार्क होगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग मेंडल ने जो कुछ भी कहानी बताया था उसको भी देख लेते हैं। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अगर आपको याद है उसी से कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ओके, तो इन्होंने जो भी क्रॉस किया था उसका रिजल्ट तो आपको दिख रहा होगा रिजल्ट कि भाई F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल हियर। ओके, और F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल हैं, तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो भी सेम है बच्चों, फिनोटाइप रेशियो भी सेम है। और F1 जनरेशन में केवल और केवल एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। क्यों एक्सप्रेस हो रहा है? तो ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब एक और क्वेश्चन बच्चों, F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर हिडन थे F1 में वो फिर से रीअपियर हो रहे हैं F2 जनरेशन में। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये आ रहा है किस वजह से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, जो कैरेक्टर हिडन थे F1 में वो दोबारा रीअपियर हुए हैं F2 जनरेशन में, किस वजह से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से। गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सेपरेशन ऑफ एलिलिक जीन्स एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल प्लांट्स आर फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली सेम। अगेन हमने डिस्कस किया F1। ओके, तो ऐसे ही पूछेगा F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। तो बच्चों फिनोटाइप होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, तो फिनोटाइप का 2 ही टाइप है बच्चों, एक तो टॉल दिख रहा है और दूसरा टाइप ड्वार्फ दिख रहा है। तो यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ओके, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल इन टॉल प्रोजेनी।
तो ये भी टॉल है बच्चों, ये भी टॉल है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में प्योर टॉल इन टॉल प्रोजेनी। ओके, तो टोटल हम लोग 100% मान लेते हैं भाई। इसमें से प्योर टॉल कितना है 1 आउट ऑफ टोटल कितना है बच्चों 3 + 1 4, 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100। अगर आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन को तो फिर आप गलत कर देंगे और मैक्सिमम टाइम आपका 25% आंसर आएगा, पहले ऑप्शन में ही देगा। लेकिन आपको सुनना है क्वेश्चन को ध्यान से, परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल इन टॉल प्रोजेनी, मतलब आपको बताना है केवल इसको काउंट करना है और केवल इसको काउंट करना है। केवल यहाँ पे टॉल के बारे में बात हो रहा है तो इस ड्वार्फ को नहीं देखना है। तो यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा बच्चों 3, और ये ऑप्शन में लास्ट में देगा, इस पे आप ध्यान देंगे ही नहीं और आप सोचेंगे पूरा टाइम इधर बचा के तुरंत जाके फिजिक्स करते हैं, तो फिर इस केस में आप फंस जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर 33.3%। ओके, तो ऐसे है। अब हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है बच्चों उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताया है उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रॉस रिलेटेड। बच्चों ये पूछा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन। फिर से वही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस भाई मेंडल का। अब यहाँ पे पूछा है होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू होमोजाइगस रिसेसिव। जब भी इसका क्वेश्चन आए आप चुपचाप ये पॉइंट तो याद कर ही लिए होंगे अभी तक, ये लिखते हैं आप। ओके, अब पूछा होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, तो ये रहा बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट, ये रहा होमोजाइगस रिसेसिव और ये रहा हेटेरोजाइगस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो गेम में है ही नहीं, केवल इसके बारे में पूछा गया। तो ये कितना आता है बच्चों 1 टाइम, ये कितनी बार आता है 2 बार, और ये कितनी बार आता है 1 बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल इन दोनों के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट 1, होमोजाइगस रिसेसिव 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर 120 प्लांट है, इसको प्रोड्यूस किया गया है कैसे, ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट फ्लावर पी प्लांट, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी। यहाँ बोल दिया भाई रेड डोमिनेंट है, तो अपने दिमाग से इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन सब चीजों को दिमाग से ला के यहाँ पे फिट नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। हमेशा क्वेश्चन को नया समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को ये सोच के पढ़ेंगे कि ये मैंने देखा है, ये मैं जानता हूँ, इसका आंसर याद है, तो फिर आपसे वो गलत हो जाएगा। तो 120 प्लांट्स है जिसको प्रोड्यूस किया गया है, क्रॉस किया गया है प्योर रेड मतलब बच्चों ये, प्योर व्हाइट मतलब बच्चों ये। ओके, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 90 रेड 30 व्हाइट। ओके, तो अगर इसको क्रॉस करेंगे प्योर रेड प्योर व्हाइट को तो आपको तो यही मिलने वाला है। यानी कि आपको क्या मिलेगा, कुछ रेशियो वेशियो नहीं है भाई, सबके सब क्या है ऑल रेड है। यानी कि F1 में जो हमने पढ़ा था ना ऑल आर टॉल, तो वैसे ही यहाँ भी सबके सब रेड मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग। तो देखो बच्चों ऐसा है कि हमारे पास ये है पेरेंट्स, ये आता है बच्चों F1 जो कि ये वाला आएगा। अब इसका जब आप सेल्फिंग करेंगे ना बच्चों तब आपको मिलेगा ये और ये। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप दिया है, फिनोटाइप का रेशियो आप देखेंगे तो लगभग 3:1 में है। तो आपको ध्यान रखना है 3:1 रेशियो आ रहा है। तो 3:1 रेशियो कब आता है, जब हम लोग F1 का सेल्फिंग करते हैं। तो ये F1 के वजह से ये वाला आ रहा है, F1 के सेल्फिंग से आ रहा है, तो यही हो जाएगा बच्चों पेरेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है, ये नहीं ये हो जाएगा क्योंकि यहीं से ये आंसर आ रहा है। ओके, इन ए गार्डन पी प्लांट ए प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट इज क्रॉस, प्योर वायलेट फ्लावर। ओके, मान लेते हैं कैपिटल वी लिख दिया हमने, क्रॉस विथ व्हाइट स्मॉल वी लिख दिया हमने। इन F2 जनरेशन 1000 ऑफ स्प्रिंग्स आर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी ऑफ देम है। अब ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका F1 हो जाएगा कैपिटल वी स्मॉल वी। अब इसका सेल्फिंग करते हैं तो आपको F2 मिल जाएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी का हमने कर दिया सेल्फिंग, आपको मिल जाएगा सेम वही चीज कैपिटल वी स्मॉल वी। क्या रेशियो होगा बच्चों 1:1। अब प्योर फ्लावर्ड प्लांट बोला गया बच्चों, प्योर फ्लावर्ड, कलर वगैरह नहीं बोला है, प्योर फ्लावर। प्योर फ्लावर ये भी है। आपको क्या करना है, टोटल कितने हैं बच्चों 2, 1, 3 और 4, तो इतना हो जाएगा 2/4 इंटू 1000, ये हो जाएगा पहले का आंसर।
इम्प्योर वायलेट फ्लावर, तो दिस इज वायलेट, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 इंटू 1000। और पूछा है व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, तो व्हाइट तो ओनली 1/4 इंटू 1000। ऐसे आप काफी आसानी से सारे आंसर कर सकते हैं। अब बोला एल जो अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, फिर वही बात, ये जो रिसेसिव वाला होता है ना भाई, इसके साथ बहुत ही बुरा होता है। जब ये अकेले होता है तभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये अपने से मजबूत वाले के साथ यानी कि कैपिटल टी के साथ चला गया तब भी ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये अपने जैसे लोगों के साथ होगा, यानी कि सेम के साथ होगा तभी एक्सप्रेस होगा। तो बोल रहा है कि एलिल जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर, मतलब इसके आने से ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिसेसिव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट, फिर वही कहानी, ये भाई डोमिनेंट वाला बहुत खतरनाक है, ये अपने साथ वालों के साथ भी एक्सप्रेस होता है और अब इसके साथ कोई दूसरा आएगा तब भी एक्सप्रेस होगा। तो ये होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस में भी, इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चों इट एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच आर द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज अ रिसेसिव फीचर, पूछ दिया गया ना क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि पूछेगा। अब एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन में भाई एक्सियल होता है डोमिनेंट, टर्मिनल होता है रिसेसिव। फिर से वही बात, ग्रीन सीड कलर कब से डोमिनेंट हो गया भाई, हमेशा ध्यान रखना है। सीड कलर कैसा होगा बच्चों, येलो। पॉड कलर ग्रीन हो सकता है, राउंड सीड शेप हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। जीन्स डू नॉट ऑकर इन पेयर इन, भाई हमेशा ध्यान रखना, गेमिट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गेमिट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड होगा तो यहाँ पे जीन पेयर में नहीं मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4th। अगला पूछा गया है सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। ओके, जो जीन का सेग्रीगेशन होता है बच्चों वो कब होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ाई किया है बच्चों सेल साइकिल सेल डिवीजन, उम्मीद करते हैं आपने उस लेक्चर को देखा होगा, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि ये सेग्रीगेशन कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। कहाँ होता है बच्चों, एनाफेज में होता है। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा बहुत मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वैसे तो ये किसी काम का है नहीं ट्रिक, फिर भी आप जान लें कि नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा जाएगा सेल्फिंग के दौरान। ठीक है, जब मान लीजिए बहुत सारा फिनोटाइप दे दे तो आपको डायरेक्ट 2 की पावर n लगाना है। n जो है वो आपको जो भी हेटेरोजाइगस गिवन होंगे उसके बारे में पता रहेगा। ओके, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ जीनोटाइप, तब आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों 3 टू द पावर n। ऐसे ही पूछेगा अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको याद रख लेना है 4 टू द पावर। तो 2 3 4 फिनोटाइप जीनोटाइप और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब शुरू हो रहा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया होगा ऐसा एक डायग्राम, इस डायग्राम में आपको सब कुछ आंसर है, आपको 3 ट्रायंगल बनते हुए भी दिखा होगा, सब कुछ दिखा होगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप कुछ नहीं करें, बस सिंपल ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट याद रखें। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप, ये जीनोटाइप है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपको मिल जाएगा जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड। ऐसे ही ये फिनोटाइप जो मोनो हाइब्रिड का है, अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, ये आपको मिल जाएगा, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब डाई हाइब्रिड से बहुत सारा सैंपल देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप फंसेंगे, तो वैसे टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी कर पाएंगे उसके लिए मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कुछ लाइन ड्रॉ किया गया है। ओके, उन सभी लाइन को आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्लू। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन है बच्चों, इस पूरे लाइन पे आपको ऐसा मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। इसमें ऐसे जीनोटाइप होंगे जो हेटेरोजाइगस होगा दोनों कैरेक्टर के लिए, मतलब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसा ही होगा सब जगह पे। ओके, तो ये 4 तो आपको दिख ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो होमोजाइगस है दोनों ही कैरेक्टर के लिए, यानी कि कैपिटल आर वाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, मतलब दोनों ही होमोजाइगस होंगे। और ये वाला जो आपको दिखा रहा है सर्कल में, रेड सर्कल से, इसमें एक के लिए होमोजाइगस दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है बच्चों, आपको एक चीज याद होना चाहिए, वो है 9:3:3:1 रेशियो। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपने ये याद कर लिया मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं 9:3:3:1 से कैसे हम लोग क्वेश्चन सारा का सारा कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि आपको ये बात पता होगा कि हमारे पास जो डाई हाइब्रिड है उसमें आने वाला क्या है, तो राउंड येलो, फिर क्या आएगा बच्चों, राउंड ग्रीन, फिर क्या आएगा बच्चों, रिंकल्ड, ओके रिंकल्ड येलो आएगा बच्चों, और क्या आएगा बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो ऐसे याद रखें, राउंड राउंड रिंकल्ड रिंकल्ड, ये आप 2 बार रिपीट कर लें। और इधर पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, फिर डोमिनेंट फिर रिसेसिव, ऐसे हो जाएगा। और बाकी इधर आपको रेशियो पता है 9:3:3:1। अब देखिए, आपने पेरेंट क्या लिया था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब एग्जाम में पूछेगा पेरेंटल फिनोटाइप, ओके ध्यान से सुनना है, पेरेंटल फिनोटाइप इज टू न्यू फिनोटाइप। तो ये देखो बच्चों, ये है पेरेंट के जैसा दिखने वाले, ये भी है पेरेंट के जैसा दिखने वाले। तो कितने हो गए पेरेंटल फिनोटाइप, राउंड येलो रिंकल ग्रीन हमने लिया था, तो कितने हो गए पेरेंटल फिनोटाइप, 9+1 आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, 10 हो गया बच्चों। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं जीनोटाइप का भी, तो जीनोटाइप में भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस पूरे लाइन में केवल ये है और ये है जो पेरेंटल जीनोटाइप है, पेरेंट की तरह दिखने वाला जीनोटाइप है। तो टोटल है बच्चों यहाँ पे 16 और 2 पेरेंटल जीनोटाइप हैं, तो बाकी 14 क्या हो गए, न्यू जीनोटाइप हो गए। समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे करके आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन का टाइप बन सकता है बच्चों यहाँ से, और क्वेश्चन का बन सकता है, पूछेगा कितना राउंड सीडेड है, राउंड सीडेड के लिए 9+3 ऐड कर लें, परसेंटेज पूछ ले राउंड सीडेड का, 9+3 = 12, टोटल है 16, इंटू 100 कर दे। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू और भी ये देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बाहर आ गए हैं। जैसे ही हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बाहर आए हैं तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है बच्चों, वो ये है कि हमारे पास कुछ ट्रिक होने चाहिए क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, तो ये जो ट्रिक है बच्चों क्रॉस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड केवल मोनो हाइब्रिड का यूज करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया भाई, कैपिटल सी, इधर हमने लिख दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, और यहाँ पे कैपिटल सी है तो हमने लिख दिया कैपिटल सी, स्मॉल सी। आपको कुछ नहीं करना है भाई, जो भी क्रॉस आपको दिखे उसको सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए मोनो हाइब्रिड में ब्रेक कर लो भाई। अब सबको एक अलग अलग नंबर दे दो, दिस इज द 3, हियर इज द 1, हियर इज द 2, यहाँ पे आ गया बच्चों 3। अब आपको क्या करना है, 1 को 1 के साथ क्रॉस करना है, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ सेपरेट क्रॉस करना है। जब आप क्रॉस करेंगे तब आपको देखना है कि ये कौन सा क्रॉस किसको शो कर रहा है। तो ये देखो बच्चों, हाइब्रिड इनटू रिसेसिव, आपको पता होगा बैक क्रॉस, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के लिए मैंने आपको सिंपल एक मेथड बताया था बच्चों। बैक क्रॉस में आपको याद रखना था डू आरटी, क्या याद रखना था, डू आरटी। मतलब ये है कि अगर F1 हाइब्रिड आप ले रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, F1 हाइब्रिड मान लेते हैं ये है, अगर इसको आप डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं बच्चों, मतलब ये है आउट क्रॉस। अगर F1 हाइब्रिड आपने लिया और उसको क्रॉस करा दिया आपने रिसेसिव से, तो ये है बच्चों टेस्ट क्रॉस। दोनों क्रॉस के अंदर आपको रेशियो पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस में आपको पता होना चाहिए कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और दूसरा आएगा बच्चों स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी आ ही नहीं सकता है, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होगा, मतलब यहाँ पे 50% टॉल 50% ड्वार्फ होगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी नहीं आ सकता। तो डोमिनेंट क्रॉस में रिसेसिव वाला प्योर आ ही नहीं सकता, ऐसे ही टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट वाला प्योर आ ही नहीं सकता, और बाकी आपको रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। तो बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है। अब ये आप देखेंगे तो बच्चों ये कौन सा क्रॉस है, तो F1 हाइब्रिड इनटू, तो ये हो गया बच्चों टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आपको पता है भाई आधा आधा ही रहेगा, तो आप ऐसे ही हाफ लिखते हैं। सेकंड वाला क्या है बच्चों, तो सेकंड वाला भी हाइब्रिड इनटू रिसेसिव है, तो ये भी आधा होगा, तो ये भी हमने आधा लिख दिया। ऐसे थर्ड वाला हम लोग कैपिटल सी है, और यहाँ पे दिया गया है ओके ये सेल्फिंग है, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो सेल्फिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रेशियो होगा, यस और नो।
तो इसमें क्या क्या रेशियो होगा, 1:1 रेशियो होगा। अब जिसके बारे में भी पूछे 1:1 में क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी। अब जिसके बारे में भी पूछे, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि आपको बताना है कैपिटल ए स्मॉल ए के बारे में, आपको बताना है कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी के बारे में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ। ये भी कितना होगा, हाफ, और ये भी कितना होगा, हाफ। हाफ नहीं, हाँ 2/4, अगर ये 2 बार आ रहा है 2/4 यानी कि हाफ। तो ऐसे करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और बताता हूं आपको। सबसे पहले आप क्रॉस को सेपरेटली ब्रेक कर लें, ये हमने ब्रेक कर दिया भाई क्रॉस को। फिर आप आइडेंटिफाई करें, तो ये दिखा आपको टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, सेट कर लीजिए। टेस्ट क्रॉस में प्योर डोमिनेंट नहीं आएगा। आउट क्रॉस में क्या नहीं आएगा, प्योर रिसेसिव नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में सेट कर लें और ऐसे करें क्वेश्चन को। अब देखिए इस ट्रिक का यूज करके हम लोग कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को तुरंत हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो देखिए इधर पहला बोल रहा है बच्चों एक जीनोटाइप है। ओके, ये जीनोटाइप दिया है बच्चों कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई, इसको क्रॉस किया गया है कैपिटल डी स्मॉल ई के साथ। फिर वही बात, आप इसको सेपरेट तो करिए पहले, तो ये हमने सेपरेट कर लिया। पहला क्या दिख रहा है आपको, ये तो सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, वेरी गुड। अगला बोल रहा है कि ये क्या है बच्चों, तो ये है हाइब्रिड इंटू रिसेसिव, ये है बच्चों टेस्ट क्रॉस, कंप्लीट। अब आते हैं इस पे, तो ये है बच्चों ये हाइब्रिड वाला कितनी बार आएगा, तो हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी से आपको सोचना है कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कितने में आता है, टोटल 4 में। तो ये रहा बच्चों पहले वाले के लिए, तो ये हो जाएगा 2/4। स्मॉल ई कितनी बार आता है, तो ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या नहीं आता बस वो जानिए, कैपिटल ई नहीं आएगा, बाकी जो आएगा वो आधा आएगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। ऐसे ही इसके बारे में पूछा है कैपिटल डी यानी कि कैपिटल टी कितनी बार आएगा, तो ये आएगा बच्चों 1/4। और ये कैपिटल ई स्मॉल ई कितनी बार आएगा, तो हाफ। ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसमें जाएंगे तो ये वाला तो चलिए आधे 1/4 आएगा, लेकिन ये कैपिटल ई टेस्ट क्रॉस में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। अब ऐसा 2 ऑप्शन में गिवन है, परसेंटेज में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये होगा। ऐसे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 क्रॉस ऐड कर दिया है बच्चों। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कैपिटल आर, कैपिटल एच, स्मॉल एच। ओके, और बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको, कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस किया गया है जीनोटाइप, स्मॉल आर, स्मॉल एच, कैपिटल जी स्मॉल जी। बस आप कुछ कॉपी पेन यूज करने का जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं बच्चों क्या है इधर। ये है नॉर्मल क्रॉस, यहां से एक ही चीज आने वाला है बच्चों, वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है बच्चों अगेन वी आर गेटिंग द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में आप पहले ही दिमाग में सेट कर लें क्या आएगा, इधर कैपिटल एच स्मॉल एच आएगा और स्मॉल एच आएगा, कितने आएगा, हाफ। ये है बच्चों सेल्फिंग, यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, जी कैपिटल जी स्मॉल जी कितनी बार आएगा, तो ये 1 2 1 आउट ऑफ 4। ओके, तो ये आपने बना लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये पूछा है तो ये कितनी बार आएगा, बस यही तो आएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया बच्चों हाफ, दिस वन विल बी हाफ एंड दिस वन विल बी कैपिटल जी 1/4। अब इसको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यहाँ नंबर भी गिवन है, तो इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि पहला आंसर आना चाहिए 100, यानी कि ये 3 जगह गिवन है और 2 जगह गिवन है, तो ये 2 तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ओके, अगला चेक करते हैं बच्चों। अब देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। कैपिटल आर बोल रहा है, जो कि आएगा ही नहीं, तो ये तो 0 होगा सेकंड वाला। अब सेकंड वाला 0, ये 2 आंसर हो सकते थे, इसमें है ही नहीं, तो ये होगा आंसर। एस को भी अगर चेक करना है 200 होगा कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा बच्चों हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों 2/4। तो इसको कर दें 800, तो ये आंसर हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड 4 2 जा, यानी कि 200। तो ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। अब फिर यहाँ पे बोला गया है एक क्रॉस किया गया है इस जीनोटाइप में, अब फिर आपको इन सब का रेशियो बताना है। फिर अगेन सेम चीज, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, वेरी गुड।
अब देखो बच्चों क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये कौन सा क्रॉस है सेपरेट करने के बाद। तो ये है बच्चों टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड इनटू रिसेसिव। बहुत बार रिवाइज करा दिया बच्चों, F1 हाइब्रिड इनटू रिसेसिव यानी क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए मिलेगा। ये है बच्चों सेल्फिंग, जहां पे मिलने वाला है कैपिटल बी, फिर से बी, फिर से स्मॉल बी। ओके, तो अब देखते हैं क्या पूछा गया है। तो कुछ मत करो भाई, ये लिख दो हाफ, ये लिख दो 1/4, ये लिख दो बच्चों 0। अब इधर कुछ भी आया तो 0 ही होगा। ये लिख दो बच्चों 1/4, ये लिख दो 1/2, ये लिख दो 1/4, और दूसरा है बच्चों टेस्ट क्रॉस, तो उसको लिख दो 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इधर है बच्चों 1/8 = 0 = 1/8 = 1/8, 1011 1011। इज देयर एनी ऑप्शन? ओके, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये है बच्चों हमारे पास, ये तो 0 सही है। ओके, ये यहाँ पे हमसे गलती हुई है बच्चों, ये है टेस्ट, हाँ नहीं सही है, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो दिस विल बी 1/4, करेक्ट। सो 1/2 इंटू 1/4, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट रेशियो विल बी 0। ये है बच्चों अगेन दिस इज द टेस्ट क्रॉस। ओ, ये हमने गलत कर दिया है, ये टेस्ट क्रॉस था बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, और ये क्या है बच्चों, ये सेकंड वाला है यहाँ पे सेल्फिंग। ओके, तो ये ध्यान रखना है कौन सा सेल्फिंग है कौन सा टेस्ट क्रॉस है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/4। ओके, और फिर से अगेन दिस वन इज द टेस्ट क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, हमने यहाँ पे गलती कर दिया, पहले वाले को हमने सेल्फिंग मान लिया था इसलिए गड़बड़ हुआ है। और ये स्मॉल बी ये हो गया बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वो ये 1/4, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1021। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है जब F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल को क्रॉस करेंगे ड्वार्फ से, तो ये किसका केस होगा बच्चों? वेरी सिंपल, ये है F1 हाइब्रिड टॉल इज क्रॉस्ड विथ दिस इज द टेस्ट क्रॉस। पूछ लिया जाता है कभी कभी इसका सिग्निफिकेंस, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है। तो टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं हम लोग पता लगने के लिए होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द पेरेंट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो ये हमारे लिए जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था अभी तक क्रॉस से रिलेटेड, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है बच्चों, लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूछा है कौन सा जीनोटाइप ट्रू डाई हाइब्रिड को शो करता है बच्चों? तो ये देखिए दोनों यहाँ पे हाइब्रिड है, तो ये हो गया ट्रू डाई हाइब्रिड। अब पूछा है कि, अब देखो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं बच्चों, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने कर लिया खत्म। अब शुरू कर रहे हैं बच्चों हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जहां पे एलिलिक इंटरेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो एलिलिक इंटरेक्शन को हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है एलिलिक इंटरेक्शन, उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिलिक इंटरेक्शन में आता है बच्चों कोडोमिनेंस। ओके, सॉरी कोडोमिनेंस, दूसरा आता है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरा आता है बच्चों मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं पहले से, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल तुरंत रिकॉल करें। सबसे पहले सोचो बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसने डिस्कवर किया था, कहाँ पे डिस्कवर किया था? तो कॉरेंस का नाम बहुत फेमस है, मिराबिलिस जलापा में इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अगर डोमिनेंट एलील होगा तो पार्शियल एक्सप्रेशन शो करता है बच्चों फिनोटाइप का, इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल डोमिनेंस के भी नाम से जानते हैं। और ये केस है बच्चों मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव जीन का। ओके, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, तो देखो क्या होता है बच्चों, रेड और व्हाइट को हम लोग क्रॉस किए थे वहां पे, तो F1 हमें ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, F1 जो हाइब्रिड मिला बच्चों उसका कलर हो गया था क्या, पिंक। अब इसका सेल्फिंग किया गया तो हमें मिला ये और ये कितनी बार मिला, 1:1। यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये है कि फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो बराबर होता है और ये 1:1 होता है। ये है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहानी। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही कोडोमिनेंस में क्या स्पेशल बात है भाई, कोडोमिनेंस क्वालिटेटिव जीन का केस है, यहाँ पे दोनों एलील ऑफ जीन इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों ऐसा केस है। ओके,
IB। तो यहाँ पे जो F1 हाइब्रिड होता है ना, इसमें दोनों ही AB ब्लड ग्रुप आता है। अब सेल्फिंग करेंगे तो सेम वही कहानी, यहाँ भी जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बराबर होता है और वो 1:1 होता है। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अभी तक 3 जगह जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बराबर मिला, एक तो टेस्ट क्रॉस में मिला, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और तीसरा को डोमिनेंस में। अब क्वेश्चन पूछता है भाई कहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ओके, कहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहाँ पे केवल एक ही पेरेंट एक्सप्रेस होता है तो वो है बच्चों डोमिनेंस। कहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्सप्रेस हो तो वो है बच्चों को डोमिनेंस, वो मतलब साथ साथ। ये कहानी हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो अभी इसको इरेज करते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है क्रॉस बिटवीन दिस वन द रिजल्टेंट प्रोजेनी शो हाउ मेनी परसेंटेज वुड बी टॉल रेड फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस किया गया है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो क्रॉस दिया उसको आप ब्रेक कर ले सिंपल, और कितने टॉल रेड है ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये रहा हमारा जो कि कंप्लीट टॉल देगा हमेशा, तो ये रहा टॉल। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, तो यहां से जो आने वाला है वो आने वाला है ये तो है टेस्ट क्रॉस, दिस इज द टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस से क्या मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। ओके, तो इसमें बोला है कि रिजल्टेंट प्रोजेनी में कितने परसेंटेज होंगे जो टॉल और रेड फ्लावर होंगे। तो टॉल में तो आ गया बच्चों हमारे पास 100 यानी कि 1, और यहाँ पे कितने रेड हैं, तो ये है हमारे पास रेड। ओके, तो हाफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 50%। खुद से दिमाग नहीं लगाना है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है कि उसका है इसका, भाई क्वेश्चन में जो लिखा है वही सोचो वही आंसर करो। जब तक इनकम्प्लीट नहीं लिखता है तब तक आप क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मल रूल होता है। ओके, अगला देखते हैं, एक क्रॉस किया गया है, इसमें रेशियो पूछा है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो हमने अभी अभी किया था, तो ये सेम क्वेश्चन है। ये अगेन टेस्ट क्रॉस, ये अगेन डाई हाइब्रिड कंडीशन, ये अगेन फिर से वही सेम क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया था। अब शुरू होता है बच्चों ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके, तो देखिए बच्चों, मिराबिलिस बोल दिया ना मैंने क्वेश्चन में, जब लिख देगा तब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस खुद ही समझ जाएंगे। मिराबिलिस बोल दिया मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, बोला है कि रेड और व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस किया F1 जनरेशन। ओके, तो मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कैपिटल आर स्मॉल आर, और बोल रहा है कि इसने F1 जनरेशन प्रोड्यूस किया, तो यही तो बनेगा बच्चों F1 जनरेशन में। अब क्या बोलता है कि इस F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस किया गया, तो यही है बच्चों रूल टेस्ट क्रॉस का। इसने बनाया बच्चों 200 ऑफ स्प्रिंग, इसमें से बहुत सारे रेड पिंक और व्हाइट फ्लावर है। तो आप बस इतना देखें ना कि इसका क्रॉस करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस करने से आपको क्या मिलेगा। तो F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक, और इसको क्या बोलते हैं व्हाइट। देयर विल बी नो रेड फ्लावर, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, अब ये कितना मिलेगा, हाफ हाफ, तो 200 है, उसका आधा आधा कितना हो जाएगा 100 1/2 इंटू 100 1/2 इंटू 100, तो ये हमारे पास 0 100 100 दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा बच्चों कि दो दो मैच करें, तो जो आपको सही ऑप्शन है वही करना है। ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया गया है प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में, जहां पे एनसीईआरटी लिखता है इन सच केस डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। ओके, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई डोमिनेंसी है यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ऑलवेज ऑलवेज ही खुद को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, यहाँ पे लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन को क्रॉस किया गया है मीडियम से, मतलब ऐसा है मीडियम के लिए हेटेरोजाइगस वाला मीडियम हो जाता है। ओके, और इसने 100 ऑफ स्प्रिंग बनाया। ओके, और इसने कितने ऑफ स्प्रिंग बनाए 100 ऑफ स्प्रिंग बनाए। अब आपको बताना है नंबर ऑफ लार्ज मीडियम और स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे क्या क्या मिलेगा बच्चों, वेरी सिंपल, दिस इज अगेन द केस ऑफ द टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड इनटू
दिस इज द F1 हाइब्रिड एंड दिस इज द डोमिनेंट, नॉट टेस्ट क्रॉस, इट इज द केस ऑफ आउट क्रॉस। ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा, या तो कैपिटल एल मिलेगा या तो कैपिटल एल स्मॉल एल मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास स्मॉल साइज वाले नहीं मिलेंगे, तो ये प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। कितना मिलेगा बच्चों, तो हाफ हाफ, ये भी 50 मिलेगा, ये भी 50 मिलेगा, यानी कि 50-50 0, तो दिस विल बी द आंसर। ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया भी है प्लियोट्रॉपिक जीन का। प्लियोट्रॉपिक जीन होता क्या है बच्चों, तो प्लियोट्रॉपिक जीन आपने पढ़ा होगा, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मान लेते हैं कोई भी डाई हाइब्रिड है, एक शो कर रहा है इनकम्प्लीट, दूसरा वन पेयर ऑफ एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, जीनोटाइप रेशियो विल बी, दूसरे के बारे में बोला नहीं है तो वो हमारे पास डोमिनेंस ही होगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको सीधे रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है, 1:1, और जीनोटाइप पूछा है यानी कि इसका भी होता है 1:1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला बोल रहा है बच्चों कि F2 जनरेशन मेंडेलियन क्रॉस के अंदर दिखाया है, शो कर रहा है कि बोथ जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम है, ये किसका केस हो सकता है, तो F2 डाई हाइब्रिड तो होगा नहीं। ओके, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो किस में सेम होता है बच्चों, तो वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कंप्लीट में जीनोटाइप होता है 1:1, फिनोटाइप होता है बच्चों 3:1। ओके, अगेन फिर से वही क्वेश्चन, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है जिसको परफॉर्म किया गया, जिसमें एक कंप्लीट डोमिनेंस है, दूसरा इनकम्प्लीट है, तो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कुछ नहीं करना बच्चों। फिनोटाइप के लिए आपको कंप्लीट डोमिनेंस के लिए और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हमेशा 1:1 ही होगा। तो अगर मान लेते हैं जीनोटाइप निकाल रहे हैं तो हम लोग 1:1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फिनोटाइप निकाल रहे हैं तो कंप्लीट के लिए फिनोटाइप 3:1 होता है, तो 3:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों मल्टीपल एलेलिज्म पे। ओके, तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है बच्चों, जहां पे प्रेजेंस होता है, मल्टीपल एलेलिज्म होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एलील्स फॉर अ जीन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टीपल एलेलिज्म। ये क्यों होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके जीन लोकेटेड कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। कौन सा ब्लड ग्रुप इसके अंदर आता है बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुप आता है। एबीओ ब्लड ग्रुप कितने एलील से कंट्रोल होता है बच्चों, तो 3 एलील से कंट्रोल होता है। कौन कौन सा एलील बच्चों, तो IA, IB, IO, ये 3 एलील होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। अब एग्जाम में पूछ लेता है भाई ऑल पॉसिबल जीनोटाइप कैसे निकालोगे, तो ऑल पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का सिंपल फॉर्मूला आपको दिखाया गया होगा, वो होता है बच्चों n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। ऑल पॉसिबल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है n×n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही पूछ ले होमोजाइगस जीनोटाइप तो n, फिनोटाइप पूछ ले तो बच्चों n+1। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर कितने हैं एलील, 3, फिनोटाइप पूछ देगा तो क्या करोगे आप, आंसर हो जाएगा 3+1 यानी कि 4, और 4 होते ही हैं, ए ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, तो ये पॉसिबल केस है। अब यहाँ भी डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, तो आप देखेंगे तो देखिए ऐसा होता है IA, तो ये ए ब्लड ग्रुप आएगा, IA, IO, तो ये देखिए डोमिनेंसी है, ऐसा डोमिनेंसी ऑर्डर होता है, IA, IB बराबर होता है और ग्रेटर देन होता है IO से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है बच्चों, इसके बाद से IA, IO के बाद हमारे पास आता है IB, IO, अगला आता है बच्चों IB, IB, और ये आता है बच्चों IO, IO। तो 1 2 3 4 5, एक और बच गया हमारे पास, वो है बच्चों कोडोमिनेंस वाला IA, IB। तो ये सारे केसेस हैं जो आपको आने चाहिए, तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में सेट रखें। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है इस क्वेश्चन में कि फादर जो है बच्चों हेट्रोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप के लिए, अब ब्लड ग्रुप है मदर का AB। ओके, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फादर हेट्रोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप के लिए, तो हेट्रोजाइगस के लिए आपको ये कंडीशन ध्यान रखना होगा, मदर का ब्लड ग्रुप है बच्चों AB, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है IA, IB। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप, आप इसको क्रॉस कर लें तो आपको मिलेगा IA, IA। ओके, फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों, IA, IA के बाद आपको मिलेगा IA, IB, फिर मिलेगा बच्चों आपको IA, IO, फिर मिलेगा IB, IO। कितना जीनोटाइप आपको दिख रहा है, देखो बच्चों ये एक जीनोटाइप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो टोटल हमारे पास 4 जीनोटाइप दिख रहे हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप कितना है, तो ये जीनोटाइप जो है बच्चों
ये मिलके एक ब्लड ग्रुप को दे रहा है ए, और ये मिलके दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप को दे रहा है, और ये मिलके बी ब्लड ग्रुप को दे रहा है। तो हमारे पास फिनोटाइप कितने आ गए, ए बी और ए बी, यानी कि हमारे पास फिनोटाइप हो गया बच्चों 3 और जीनोटाइप हो गया 4। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगला है व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ पेरेंटल ब्लड ग्रुप ऑफ ए फैमिली इन विच ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन देयर चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जीनोटाइप फिनोटाइप क्या रहा होगा पेरेंटल ब्लड ग्रुप का, जबकि उसके चिल्ड्रन में सारे ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, सीधे आपको क्वेश्चन को उठाना है और ऑप्शन को देखना है, आंसर को करना है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। पहले वाले जीनोटाइप से आपको मिल सकता है IA IB, दूसरा मिल सकता है IA IO, तीसरा मिल सकता है IB IO और IO IO। देखते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, कितना आसान तो है। तो हाँ, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, यहाँ से आप करेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, यहाँ से आपको ए मिलेगा, यहाँ से आपको बी मिलेगा, यहाँ से आपको ओ मिलेगा। ओके, बाकी सब में देखते हैं, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से या तो ए बी मिलेगा, एक आपको ए बी मिलेगा, एक आपको ए मिलेगा, फिर ए बी मिलेगा, फिर ओ मिलेगा। तो ऐसे करके आप देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे आसानी से। अगला है, एक मैन है, ए ब्लड ग्रुप है, उसने शादी किया, वोमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। Which type of blood group in the child would indicate that the man is heterozygous for A? ये पता करना है आपको, कौन से ब्लड ग्रुप से पता चलेगा कि जो इंसान है, जो मैन है, वो हेट्रोजाइगस है। देखते हैं, चेक करते हैं। ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ओके, तो ए ब्लड ग्रुप या तो ऐसे हो सकता है बच्चों, या तो ऐसे हो सकता है। इसने शादी किया वोमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप तो हमेशा ऐसे ही पॉसिबल होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट एग्जाम में। तो कौन सा ब्लड ग्रुप चाइल्ड के अंदर होगा जो इंडिकेट करेगा कि मैन जो है वो हेट्रोजाइगस है ए के लिए। ओके, तो हेट्रोजाइगस, अगर मान लेते हैं होमोजाइगस वाला कंडीशन लेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है, ए मिलेगा, ए बी मिलेगा, फिर ए या ए बी मिलेगा। मतलब यह है कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा वो पता करना है कि कौन से ब्लड ग्रुप से पता कंफर्म हो रहा है कि हेट्रोजाइगस ही है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको हेट्रोजाइगस रख लेते हैं। ठीक है, होमोजाइगस में हमने देख लिया क्या क्या मिला। होमोजाइगस में या तो आपको मिल सकता है बच्चों ए मिलेगा, ए बी मिलेगा, ए मिलेगा और ए बी मिलेगा। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे IA मिलेगा बच्चों, दूसरा IB मिलेगा, तीसरा मिल सकता है हमारे पास IO और मिल सकता है IO। तो यहाँ से क्या क्या ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे देखो बी ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा है, तो बी ब्लड ग्रुप से पता चल रहा है कि जो मैन है वो हेट्रोजाइगस है ए के लिए। ओके, तो ये मेथड है जिससे हमको सारी चीजें समझनी है। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ब्लड ग्रुप ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये है एक ही ब्लड ग्रुप, वो है बच्चों ए बी। ओनली होमोजाइगस में यही है एक कंडीशन। ओके, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर के इंड पार्ट पे, वो है बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है और सेक्स डिटरमिनेशन। ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट है हमारे पास जिसको हमें कवर करना है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने ये सारी चीजें कंप्लीट की है। आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी से समझने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी मैंने पी डिग्री एनालिसिस इन सब चीज़ों में बताया है। और कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पोलीजीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पोलीजीन कैसे फार्मूला यूज करते हैं हम लोग 2n+1, वो मेथड याद रखना है। ओके, और पोलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पोली मतलब मेनी जीन कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। कम्प्लीमेंट्री जीन में 2 नॉन एलिक जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट फॉर्म, तो वहां पे बस आप इतना याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। फ्लावर कलर इन स्वीट पी जो मैंने आपको बताया, जिसका फिनोटाइप रेशियो होता है 9:7। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों चैप्टर के अगले पार्ट जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, तो हमको ये बात समझ आता है बच्चों कि जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अभी तक, वो केवल और केवल
थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिंकेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड हर चीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा थ्योरी किसने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी को, तो सर्टन एंड बोवेरी ने 1902 में। याद रखना, दो साइंटिस्ट मिलके 1902, यानी कि दो साइंटिस्ट जब ये थ्योरी प्रपोज किए थे तो ईयर था 1902। लेकिन 1900 में ऐसा क्या हो रहा था भाई, तो 1900 में रीडिस्कवरी हुआ था मेंडल्स वर्क का। तीन साइंटिस्ट आपको याद रखना है, केमिस्ट्री टेस्ट वेरी हार्ड, कॉरेंस, सरमार्क और ह्यूगो डिवरीज। ओके, तो उस समय क्या हुआ था, एडवांसमेंट चल रहा था बच्चों माइक्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। और उस एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही थी। पहला चीज तो ये क्लियर हो रहा था कि भाई सेल डिवीजन के बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर पा रहे थे, और उसी वजह से उन्होंने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में जो अपीयर हो रहा था डबल होना और डिवाइड कर रहा था जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। उसी को उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम। फिर इन्होंने देखा कि भाई जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन का, और उसी के मूवमेंट को यूज करके इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया मेंडल्स के लॉ को। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक सेल साइकिल सेल डिवीजन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमने रिसेंट वीडियो में सारी चीजें कवर की है। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है जीवन में, G2 में आपको पता है डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है। अब मियोसिस 1 में एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है। तो देखिए ये अलग होगा, इसके साथ ये अलग होगा, इसके साथ। तो ये देखिए जर्म सेल है, ये आपको दिख रहा होगा टेट्राड ऑफ सेल, ये मियोसिस 2 का कहानी है बच्चों। तो ये सेपरेट होने के बाद ये टेट्राड ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। ये अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है आपको। ये एनसीईआरटी का जो कंपैरिजन दिया गया है उसको ध्यान रखना है। क्रोमोसोम में पेयर सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, बाकी सब सेम है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर होने चाहिए जीन के अंदर सेग्रीगेट होने के लिए। ओके, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। और बाकी इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मॉर्गन ने, किसका यूज करके, ड्रोसोफिला को यूज करके, जिसमें ड्रोसोफिला के बारे में पूछता है क्या क्या फीचर्स थे ड्रोसोफिला के, तो ये आपको आना चाहिए, व्हाट आर द फीचर्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले पूछा गया बच्चों किसने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज किया, तो फिर आपको याद रखना है सर्टन बोवेरी 1902। पूछेगा किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, फिर यूज करना है आपको नाम मॉर्गन का, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। अगेन क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब प्रूफ हुआ था, प्रपोज हुआ था 1902 में। फिर से वो क्वेश्चन आ ही गया, कौन सा ट्रू है जीन के लिए, तो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन, ये पेयर में होता है, सेग्रीगेट होता है, और इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। फिर वो ड्रोसोफिला से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सुटेबल माना जेनेटिक्स स्टडी के लिए, क्यों, क्योंकि इसको ग्रो किया जा सकता है बच्चों सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, इन लैब में। इसका लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स का होता है। सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई हम लोग पा सकते हैं, ताकि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट सही होता है। साथ में यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे लेस होता है, इसलिए लेस कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कभी कभी पूछता है कितना, तो 2n=8। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इजी टू कल्चर है, इजिली ऑब्जर्वेबल है, बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग इसको देख सकते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पे डिस्टिंक्ट सेक्सेस है, काफी इजिली हम लोग मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, तो मेल जो होता है बच्चों वो स्मॉलर होता है और फीमेल जो होता है वो लार्जर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये कहानी है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो वो थे बच्चों TH हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। अब आएंगे क्या बच्चों, वो क्वेश्चन जिसका हमें इंतजार था वो था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। देखिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को आप कैसे समझेंगे, मान लेते हैं ये हम लोग यहाँ पे जीन दिखा रहे हैं ABCDE और F भी हमने रख लिया। अब देखिए जो जितना पास होगा वो उतना ही ज्यादा लिंक होगा, जो जितना पास होगा उतना ही ज्यादा लिंक होगा। ओके, जैसे हम लोग सिंपली देखते हैं भाई, अगर आपका कोई दोस्त किसी से दोस्ती अच्छा है मतलब वो आपका काम जल्दी करेगा, मतलब क्या है, आपका लिंक वहां पे अच्छा है। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे पास कौन है, AB पास में है, मतलब यहाँ पे लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन AC थोड़ा दूर है तो यहाँ पे लिंकेज स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो ऐसे ही आप जाएंगे A और E में, A और F में आपको दिखेगा कि लिंकेज स्ट्रेंथ घटते जा रहा है, AF में बिल्कुल भी कम हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लिंकेज स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ओके, अब ये लिंकेज के स्ट्रेंथ को कम करने वाला कौन है भाई, कौन है जो दोस्ती में दरार लेके आ रहा है, तो दोस्ती को तोड़ने वाला जो है ना भाई वो है बच्चों क्रॉसिंग ओवर।
क्या नाम है उसका, क्रॉसिंग ओवर। और इसी से बच्चों आता है रिकम्बिनेशन, इसीलिए हम लोग लिंकेज और रिकम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे दुश्मन हावी होगा। दुश्मन मतलब कौन, क्रॉसिंग ओवर। और लिंकेज क्या है, दोस्ती है, उस दोस्त का दुश्मन कौन है, क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा फिर वो दोनों दोस्त अलग हो जाएंगे और एक नया कॉम्बिनेशन बना लेंगे। जैसे ही क्या होगा बच्चों, दूरी बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो फिर नया कॉम्बिनेशन बनेगा। नया कॉम्बिनेशन मतलब जो दो दोस्त थे वो लोग सेपरेट हो जाएंगे, नए नए दोस्त बना लेंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अगेन आपको समझाता हूँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, लिंकेज ज्यादा होगा जब पास पास होगा, जितना दूर जाएगा उतना ही लिंकेज कम होगा। यानी कि लिंकेज बढ़ेगा कब, जब दूरी कम होगा। लिंकेज घटेगा कब, जब दूरी ज्यादा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कौन लिंकेज को करा, तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉस ए और बी आप ध्यान रखना है आपको, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछता है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। देखिए, जहां पे दूरी कम है, जहां पे दूरी ज्यादा है, तो एनसीईआरटी लास्ट में कंक्लूजन लिखता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज मोर देन डब्ल्यू एंड एम। बहुत क्लियरली दिख रहा है, डब्ल्यू और एम के बीच में दूरी ज्यादा है, वाई और डब्ल्यू के बीच में दूरी कम है। यानी कि यहाँ पे लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये याद रखने का तरीका 7, 8, 9, 7, 8, 9 करके आप याद रख लेंगे। तो अगर ये 98.7 है पेरेंटल, तो ये कितना हो जाएगा, 1.3। ऐसे ही यहाँ पे याद रख सकते हैं, 6 और 2 ऐड करने पे कितना होता है बच्चों, 8। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे। पेरेंटल टाइप 62.8, तो रिकम्बिनेंट आ जाएगा 37.2। तो ये एनसीईआरटी का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या बच्चों, लिंकेज ही है। पूछा है, मेल्स हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है लिंकेज ग्रुप के बारे में पता करने के लिए, ये पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने सारा थ्योरी यहाँ पे बता दिया है। लिंकेज ग्रुप होता है बच्चों नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जितना भी नंबर है उस होमोलोगस पेयर को हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप, और आप उसको हैप्लॉइड नंबर भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए होमोलोगस 2n इक्वल टू दिया है आपके पास 20, तो कितना हो जाएगा, होमोलोगस पेयर 10। ओके, और नंबर भी क्या हो जाएगा, 10। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। हेट्रोगेमेटिक सेक्स में एक्स्ट्रा लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए मेल के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन में मेल के अंदर 23 की जगह 24 होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक सेक्स होता है। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा लिंकेज ग्रुप है। ऐसे ही ड्रोसोफिला के अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा, एक एक्स्ट्रा लिंकेज ग्रुप होता है। प्रोकैरियोट में ओनली 1 लिंकेज ग्रुप। तो कुछ भी पूछे, बैक्टीरिया में कितना लिंकेज ग्रुप, तो 1, ऑलवेज इन प्रोकैरियोट 1 होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आप गलत कर देंगे, वो ये है कि मेज हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बच्चों। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है 10 पेयर है तो होमोलोगस पेयर है, भाई ऐसे मत सोचो, क्वेश्चन गलत कर दोगे। 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है बच्चों, 20। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 20 है। यानी कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम गिवन है बच्चों 20। तो होमोलोगस पेयर कितना बनेगा, 20 क्रोमोसोम से कितना पेयर बनेगा, 10 पेयर। यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है वही हो जाएगा बच्चों इसका लिंकेज ग्रुप। ओके, ये ध्यान रखना है। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगेन पूछा है, सेक्स लिंक जीन के लिए किसने दिया था, मॉर्गन ने। पूछा जाएगा बच्चों, लिंकेज किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, मॉर्गन ने किया। सेक्स लिंक जीन के बारे में किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, मॉर्गन ने किया। तो ये सब कुछ मॉर्गन से रिलेटेड है। ओके, अब बोला है अगर मेंडल ने चूज किया होता है स्टडी ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय लिंक्ड जीन, अगर मेंडल को गलती से लिंक्ड जीन मिल गए होते, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, इसीलिए वो अलग अलग क्रोमोसोम वाले उन्होंने लकली ले लिया था। नसीब बहुत अच्छा था कि वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे पाया। अगर गलती से उनको लिंक्ड जीन मिल गया होता, हाइट पॉड से पैसे रिलेटेड कैरेक्टर, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कवर नहीं कर पाए होते। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं चैप्टर का आखिरी पार्ट, वो है बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज का एप्लीकेशन क्या है। तो जेनेटिक मैप के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन के स्टूडेंट, जिनका नाम था ऑल्फ्रेड। ओके, इनका नाम था बच्चों ऑल्फ्रेड स्ट्रोटवेंट। ओके, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रोटवेंट। इन्होंने जेनेटिक मैप के बारे में बताया था। पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दूरी का है भाई उसको ड्रॉ कर लें। ए से डी के बीच में कितना है,
10%, यानी कि 10 सेंटीमॉर्गन। इन्होंने अपने टीचर के नाम पे ये यूनिट दिया था, सेंटीमॉर्गन। ओके, तो ए से डी के बारे में आपको पता चल गया। अब आप सी से डी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ए से सी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि सी से डी कितना है बच्चों, 7 सेंटीमॉर्गन। तो ए टू सी मिल गया आपको। अब प्रॉब्लम है ए और बी, तो इधर हम लोग जा नहीं सकते, तो इधर जा सकते हैं। ए से बी हमने बोल दिया भाई 5। तो देखिए ऑटोमेटिकली सी से बी आपको 8 मिल गया कि नहीं, तो यही हो गया इसका डिस्टेंस बी ए सी डी, और आप इसको बोल सकते हैं डी सी ए बी। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चैप्टर का द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये नोट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम में भी मैंने शेयर कर दिया है। तो ये आता है बच्चों प्रोगैमिक। एनसीईआरटी में प्रोगैमिक, सिंगैमिक, एपिगैमिक दिया नहीं है, लेकिन हाँ फीमेल हनी बी के बारे में पढ़ना है, ड्रोन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे मेल हेट्रोगेमी मिलता है। ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर ये मिलता है बच्चों। ड्रोसोफिला में सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, ये भी आपको अभी डिस्कस किया था हमने। मेल स्मॉलर होता है और फीमेल लार्जर होता है, इसीलिए सेक्स को हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे ही बर्ड के अंदर बात करेंगे बच्चों, तो फीमेल हेट्रोगेमी मिलता है। ध्यान रखना है, बर्ड के अंदर फीमेल हेट्रोगेमी, यानी कि जो फीमेल होगी वही डिटरमाइन करेगी सेक्स। ओके, तो ये है ZW। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम फोटो दिया गया उसमें ध्यान रखना है, मेल के ऊपर क्राउन है, मुकुट है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं राजा, राजा के सर पे क्या रहता है, मुकुट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रोटेनर टाइप। ये टाइप वाइप मत याद रखो बच्चों, बस ये याद रखो कि XX मेनली इंसेक्ट में होता है। सबसे पहले हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया था मेल इंसेक्ट के अंदर। तो बस इतना पॉइंट आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो गिवन है बच्चों, हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेथड, N-to-N मेथड, आपको हमेशा ध्यान रखना है। N होगा तो मेल, 2N होगा तो फीमेल। अब देखते हैं कैसे। तो ये रहा N, इसमें माइटोसिस हुआ, स्पर्म बना। यहाँ पे फीमेल 2N, मियोसिस हुआ, एक सेल बने 2। अब ये एक सेल और स्पर्म आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना दिए। अब यहाँ पे जो फीड करेगा रॉयल जेली पे, वो जाके बनेगा बच्चों क्वीन, और जो बी ब्रेड पे फीड करेगी वो बनेगा स्टेराइल वर्कर भी। ओके, दोनों ही फीमेल है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि डिप्लॉयड है। और जो बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चों, तो वो हो गया ड्रोन। तो ये हुआ कि एपिगेमिक बिफोर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन, यस और नो। और ये प्रोगैमिक बिफोर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये फीमेल हनी बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, और ह्यूमन का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिटरमाइन होता है। ओके, जिसको लेकर एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें समझाई गई। अब आते हैं आखिरी सेशन में, जहां पे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है फीमेल हेट्रोगेमी। ओके, ऐसे ही हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड इन ह्यूमन, तो वो डिटरमाइन करता है बच्चों सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ओके, ऐसे ही सोसाइटी में झूठ मूठ को मदर को ब्लेम किया जाता है कि इसके वजह से ही लड़का नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब लोग काफी जागरूक भी हो गए हैं, लोग समझदार भी हो गए हैं। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रासहोपर, तो ये बच्चों 2A + XO, ऑटोसोम्स + X0। ओके, बाकी ये जितना भी पी डिग्री से क्वेश्चन है बच्चों, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो इसके लिए ये जितने भी पी डिग्री से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आप इसके लिए जो लास्ट लेक्चर वीडियो है हमारा पी डिग्री एनालिसिस का, उसको देख सकते हैं। इसके आगे का जितना भी टॉपिक है वो सब डिस्कस किया जा चुका है। और वैसे भी मैंने ये आपको PDF नोट शेयर कर दिया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पी डिग्री के वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं क्लास में, लास्ट लेक्चर में। तो ये सारी चीजें आप और भी क्वेश्चन यहाँ पे देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया है बच्चों। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में ये सारी चीजें थी। आप जरूर लास्ट वीडियो को जरूर देखें, वहां पे ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, बिना टाइम वेस्ट किए, काफी स्पीड में सारी चीजों को रिवाइज कराने का। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई किया होगा तो आप काफी अच्छे से कैचअप कर पाएंगे वीडियो को। ओके, और मैं लगातार कोशिश करते रहूंगा कि आपके साथ टिल नीट एग्जामिनेशन आपके साथ रहूं। आपके लिए जो कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके लिए जरूर प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहां भी सारी चीजें आपको अपडेट कराई जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। अगला लेक्चर बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, वेरी सून वो लेक्चर भी आएगा। और साथ में हम लोग कुछ मॉर्फोलॉजी और जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, ओके, एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेशन लेके आने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को लर्न करेंगे और साथ में हम लोग
पूरा मेहनत करते हुए, पूरे मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ नीट एग्जाम को अच्छे से आपके प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी पॉसिबल होगा मैं कोशिश करते रहूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।